गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 के मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सी टेट पेपर 2 में वेरी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इसका। वैसे आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप सोशल साइंस से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, इससे आपको फ़ायदा होगा, राइट। और ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जो मेन फोकस है हम लोगों का वो है सीटेट, राइट। तो सीटेट को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी बुक का जो रोल होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। इससे निश्चित क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये जो चैप्टर 2 है इससे प्रत्येक ईयर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, प्रत्येक ईयर में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, राइट। तो चलिए इसको फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसका मेन पॉइंट क्या है, राइट। हमारी पृथ्वी की आकार कैसी है? तो हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्ण रूपेण गोल नहीं है, राइट। हमारी पृथ्वी कैसी है? ये पूर्ण रूपेण गोल नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, राइट। हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार भू-आव है, राइट। अब ग्लोब के बारे में जानिए कि ग्लोब क्या है। वैसे ग्लोब क्या है? एक मॉडल है, पृथ्वी का एक मॉडल है, ठीक है। तो अ मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, राइट। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का छोटा रूप में एकदम वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है, यानी पृथ्वी का एक नमूना है। अब ग्लोब कितने आकार का हो सकता है? तो ग्लोब जो है विभिन्न आकार के हो सकते हैं और इसका प्रकार भी विभिन्न हो सकता है, ठीक है। जैसे बड़े आकार का ग्लोब, छोटे आकार का ग्लोब, गुब्बारे के जैसा ग्लोब, है ना। बड़े आकार का जो ग्लोब होता है उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जो छोटे आकार का ग्लोब होता है तथा गुब्बारे जैसा ग्लोब होता है जिसमें हवा भरी हुई रहती है, उसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, राइट। अब क्या है कि ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं होते हैं, ठीक ना। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है ना। ग्लोब को कैसे किस प्रकार घुमाया जा सकता है? तो कुम्हार का जिस तरह से पहिया घुमाया जाता है या लट्टू जिस तरह से घुमाया जाता है उस तरह से हम ग्लोब को घुमा सकते हैं, राइट। अब ग्लोब का यूज कहाँ है? तो कोई आप बड़ा लार्ज प्लेस को आप देखना चाहते हैं तब आप ग्लोब का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप छोटा छोटा प्लेस को देखना चाहेंगे तो आप मैप का यूज करेंगे, मानचित्र का यूज करेंगे, ठीक है। तो ग्लोब का यूज देखिए, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी देश के बारे में जानकारी लेना है तब आपको ग्लोब पर सर्च करना होगा, और महाद्वीप के बारे में जानकारी लेना है तो भी ग्लोब का यूज करना होगा। महासागरों के बारे में जानकारी लेना है तो आपको ये ग्लोब का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई स्टेट को देखना चाहते हैं तो स्टेट के लिए आपको उस देश का मैप को देखना पड़ेगा, राइट। ग्लोब पर एक नज़र डालिए, देखिए ये ग्लोब है ना। ग्लोब क्या है? इस तरह से बना हुआ है और इसमें एक सुई है, देखिए यहाँ ये काल्पनिक सुई है, ठीक ना। ये एक
सुई है, इसे दोनों जो ग्लोब पे है दो बिंदु, इसको कहा गया है। और ये जो पार्ट है ये इसको अक्ष कहा गया है। ठीक है, तो अक्ष क्या है? जहाँ से ये स्थिर रहता है इसी को अक्ष कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। हम लोग अभी देखे थे कि ये जो सुई है इसमें एक लंबा सा जो सुई है ऊपर यहाँ भी है और यहाँ ऊपर तक गया है। यही सुई का जो नीचे का जो पार्ट है इसको क्या कहा गया है? अक्ष कहा गया है। राइट, अक्ष कहा गया है। और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ग्लोब पर जो ये दो बिंदु है ये और ये और ये जो है ये जो दो बिंदु है उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। यहाँ देखिए, एक सेकेंड आप रुक जाएंगे। ये ग्लोब पर आपको दिख रहा होगा कि दो बिंदु है, यानी जो सुई है यहाँ भी दिख रहा और यहाँ भी दिख रहा। इस तरह से ये दो बिंदु हुआ है ना। तो यही बिंदु को, ये जो बिंदु है ये उत्तर की ओर इंडिकेट करता है, ये उत्तर की ओर इंडिकेट करता है और ये दक्षिण की ओर इंडिकेट करता है, ये दक्षिण की ओर इंडिकेट करता है। वैसे आप कोई भी मानचित्र जब बनाते हैं, कोई भी डायरेक्शन जब शो करते हैं तो इस तरह से आप करते हैं ना, ऊपर उत्तर है ना, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, इस तरह से आप शो करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ क्लियर किया गया है कि ग्लोब पर जो दो बिंदु है ये और ये दोनों जो है डायरेक्शन को शो करता है। कौन सा डायरेक्शन? तो ये जो बिंदु है ये उत्तर को दिखाता है और ये दक्षिण को दिखाता है। राइट, और कुछ पॉइंट है जो इसमें देख लीजिए आप। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। किस डायरेक्शन में घुमाया जाता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। राइट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ग्लोब को किस डायरेक्शन में घुमाया जाता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रहे इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, लेकिन हम लोग ने मान लिया है कि ये काल्पनिक रेखा है, ये जो सुई है वो काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर मान लिया जाता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य जो काल्पनिक रेखा है वो भी क्या करती है? ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो वो कौन सा है? वो रेखा कौन सा है? अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, जो एक अन्य रेखा है और ग्लोब को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे विषुवत रेखा का विषुवत वृत्त कहते हैं। राइट, उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको हाईलाइट कर दी थी। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांशों को किस चीज़ में मापा जाता है? तो अक्षांशों को अंश में यानी डिग्री में मापा जाता है। इस तरह आप कहते हैं ना कि 40 डिग्री, इस तरह से इसी को कहते हैं अंश। ठीक है,
तो अक्षांशों को किस चीज़ में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है, डैट मीन्स डिग्री में मापा जाता है, राइट। विषुवत शून्य अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत जो वृत्त है वो कौन सा अक्षांश को दर्शाती है? तो शून्य अक्षांश को दर्शाती है। यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट बात और है कि 2.2 जो फिगर है 2.2 ये है ना, ये 2.2 फिगर है। इसमें देखिए उत्तर ध्रुव और इस साइड दक्षिणी ध्रुव होता है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव होता है। और देखिए ऊपर से नीचे आने पर वो क्या हो रहा है? घट रहा है ना, यानी नीचे से ऊपर जाइएगा तो बढ़ रहा है डिग्री उसका अक्षांश, और आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो रहा? घट रहा है। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप ये क्या हो रहा है? इसका डिग्री बढ़ रहा है। यानी आप उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो इसका जो डिग्री है धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो इसका जो अंश है, अक्षांश का जो अंश है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है, ठीक है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री, यानी 1/4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश घटता जाता है। अभी हम लोग ने क्या देखा था कि उत्तर से आप जब दक्षिण की ओर आएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका जो डिग्री है वह घटता जाएगा, लेकिन आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख लीजिए। विषुवत वृत्त का कितना डिग्री होता है वैल्यू? तो 0, ठीक ना। उत्तरी ध्रुव 90 और दक्षिणी ध्रुव 90, ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, ये हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ये जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ अब अगर इस फिगर को आप समझ लेंगे तो यहाँ से 1 नंबर आपका बन जाता है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, ठीक है। यहाँ से आपका 1 नंबर बन जाता है। उत्तरी ध्रुव, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव है इस साइड और यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। जो ये जो रेखा है जो एकदम ये जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ये विषुवत वृत्त जो है इसको 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव तक अगर हम जाएंगे तो ये 90 डिग्री, और फिर दक्षिण ध्रुव तक हम जब जाएंगे तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। देखिए विषुवत वृत्त के बाद क्या है? उष्णकटिबंध, उसके बाद क्या है? कर्क रेखा, उसके बाद उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद उत्तर ध्रुववृत्त, उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है। मेन चीज़ इसमें यही है कि विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री का होता है, कर्क रेखा ऊपर होता है, उत्तर की ओर होता है 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक ना। और उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तर होता है। उसी तरह से मकर रेखा जो है ये दक्षिण की ओर होता है 23.5 डिग्री, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिण होता है, ठीक। अब हम लोग कुछ और जो मुख्य पॉइंट होगा उसको देखेंगे। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य कर्क रेखा
कर्क रेखा के मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस दो रेखा के बीच जो है सूर्य जो है एक वर्ष में एक बार एकदम ठीक ऊपर होता है, तो वो होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है और गर्मी यहाँ पड़ती है, और इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। उष्णकटिबंध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है, इसलिए उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो उष्णकटिबंध क्यों कहा जाता है? वहाँ सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, इसलिए उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, ये जो है विषुववृत्त से एकदम जस्ट ऊपर है। ठीक ना, किसके किसके बीच है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच जो होता है वहाँ का तापमान जो होता है मध्यम होता है, मीडियम होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। ठीक ना, शीतोष्ण कटिबंध आप इस तरह से भी याद रखेंगे, शीतोष्ण, शीत और उष्ण। ठीक ना, शीत मीन्स ठंडा और उष्मा मीन्स गर्मी, उष्ण मीन्स गर्मी, तो ये दोनों मिला हुआ है, यानी यहाँ पर नहीं तो ज़्यादा ठंडा और नहीं तो ज़्यादा गर्मी होता है, दोनों मीडियम होता है। इस तरह से आप नाम से भी इसको जान सकते हैं कि उष्ण कटिबंध का मतलब क्या है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में नहीं तो ज़्यादा गर्मी होगा, नहीं तो ज़्यादा ठंडा होगा, और ये किस रेखा में होगा? तो ये होगा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में, मकर रेखा के बीच होगा। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत ठंडा होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच ठंडा बहुत अधिक होती है। क्यों ठंडा यहाँ बहुत अधिक होती है? क्योंकि जो सूर्य है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाता है। शीत कटिबंध मीन्स बहुत ठंडा, शीत मीन्स ठंडा। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग देशांतर देखेंगे, देशांतर क्या है। ठीक है, तो किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर स्थित टोंगा द्वीप में हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप की एक अंश है, और ये 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। ठीक ना, ये कितने पर स्थित है? तो 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। तो पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय युमत्तर कहते हैं। देशांतरीय युमत्तर क्या है? कि दूरी बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। कैसे टाइम को यहाँ बताया जाता है? तो प्रत्येक अंश को मिनट में और प्रत्येक मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है,
अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न देशांतरीय युमोत्तर की लंबाई समान होती है। तो देशांतर युमोत्तर जो होता है, युमोत्तरों की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। ठीक है, इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं से में व्यक्त करना कठिन होता है। ठीक, देखिए पूर्व व पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो इस युमोत्तर का प्रमुख युमोत्तर कहते हैं। ठीक है, अगर आप पूरब और युमोत्तर से पूरब, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि युमोत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो इस युमोत्तर को प्रमुख युमोत्तर कहते हैं और इसका मान जो होता है 0 होता है। यहाँ से हम 180 पूरब या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख युमोत्तर जो होता है 180 युमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि समय को सबसे सटीक, सबसे अच्छा मापने का जो साधन है वो क्या है, तो पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह की गति है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, तो समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, चंद्रमा, पृथ्वी एवं ग्रहों का गति है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा परछाई के बारे में भी दिया है कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाला परछाई से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। हाँ, यहाँ शैडो के बारे में दिया हुआ है, परछाया जो बनता है उसके बारे में दिया हुआ है। ये इससे साइंस में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परछाई जो है वो किस टाइम सबसे छोटी बनती है, तो दोपहर के टाइम में परछाई सबसे छोटी बनती है और सबसे लंबा कब बनेगी, तो सूर्योदय और सूर्यास्त, सुबह और शाम जो है परछाई जो है लंबी बनेगी और सबसे छोटी कब बनेगी, तो दोपहर में बनेगी। यहाँ 2 बात आप याद रखेंगे कि सुबह और शाम डैट मीन सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय परछाई जो है वो लंबी बनती है और दोपहर के समय परछाई जो है वो छोटी बनती है। राइट, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूम जाती है, तो 360 डिग्री घूम जाती है। देखिए इसको मैथ के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे आप, इस तरह से पृथ्वी घूमती है ना, तो आप जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, डैट मीन्स वृत्त को ड्रॉ करते हैं, तो वृत्त का जो पेरीमीटर होता है, जो परिधि होती है, कितना होता है, 360 होता है ना। तो क्या है, पृथ्वी भी तो इसी तरह कुछ चक्कर लगाता है, तो ये कितना घूम जाती है और 24 घंटे में यहाँ से स्टार्ट हुई तो फिर यहाँ चली आएगी, तो ये जो है कितना डिग्री घूम जाती है, तो 360 है ना, 360 डिग्री घूम जाती है। और देखिए यहाँ क्या है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में, ये पॉइंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे तो एसएसटी में हो सकता है कि इस तरह से दे दे कि 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी,
पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ टिक कर सकते हैं कि 15 डिग्री। या तो फिर 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो 4 मिनट में। इसलिए ये पॉइंट को आप याद रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग और सारे कंक्लूजन निकल सकता है, राइट। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व समय में होगा, ठीक है। 15 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट। अर्थात ग्रीनविच का जो समय होगा, ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे वहाँ दोपहर 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। तो इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होंगे और उस समय 180 का मध्य रात्रि होगा, ठीक है। हाँ, ये आप देखिए, इसको ध्यान में रखिए। भारत का जो मानक समय है वो कितना है, 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूरब। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर में देख लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का जो मानक समय है वो क्या है, 82.5 डिग्री पूरब। ऑप्शन में ये भी दिया हुआ था और दिया था 82.5 डिग्री पश्चिम, 82 डिग्री उत्तर, इस तरह से दिया हुआ था, 4 ऑप्शन था। तो भारत का जो मानक समय है वो क्या है, 82.5 डिग्री पूरब। आप याद रखेंगे 82.5 डिग्री क्या है, पूरब है। भारत ग्रीनविच में पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यह यहाँ का जो समय है ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब भारत का जो ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूरब में है, स्थित है, तथा यहाँ का जो समय होगा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे होगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर में 2 बजे होंगे तो भारत में कितना बजेंगे, आप 2 में 5.5 घंटा जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7:30। इस तरह से आप टाइम को निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर लंदन में बजा हुआ है 3 तो भारत में कितना बजेगा, 8:30। कैसे, क्योंकि जो भारत का मानक टाइम है, समय है, वो क्या है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक ना। अब देखिए, कुछ देश में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ठीक ना। कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ देशांतरीय विस्तार अधिक होता है और वहाँ टाइम को इक्वल करने के लिए एक से अधिक मानक समय को अपनाया गया है। जैसे में आप ले लीजिए रूस को, तो रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। तो ये चैप्टर में यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि सीटेट के व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था, ठीक ना। और इसके कुछ क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं, आप बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो सीटेट में इतना ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन बनाना। सिर्फ आप क्या कीजिए कि जो चैप्टर में दिया हुआ है मेन पॉइंट उसको आप नोट कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए, ठीक है। उसी से आपको सीटेट में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। देखिए यहाँ भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है।
प्रमुख एवमोत्तर का मान है तो हम लोग ने देखा था 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध जो है ध्रुवों के बीच पाया जाता है। देशांतर में कुल कितनी संख्या है, तो 360 है। 180 उत्तर, 180 दक्षिण। उत्तरी ध्रुववृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांशों का जाल है। ठीक है, यहाँ देखिए मकर रेखा कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री पे स्थित है, तो ये जो है 23.5 डिग्री मकर रेखा। 23.5